हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीरज कुमार साहू, एमए सेमेस्टर 2 CC5 पेपर के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में महिलाओं के शिक्षा के विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये हमारे भारतीय इतिहास में हम देखते हैं महिलाओं के इतिहास एक स्वर्णिम का काल शुरू से अंत तक देखते हैं काल रहा है। लेकिन प्राचीन काल से जितनी भी हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वह अस्तित्व के रूप में आई है, और हम ये भी देखते हैं कि उनका प्रमुख उद्देश्य जो महिलाओं का में है, तो महिलाओं में जो पुरुषों के साथ एक समानता और उनके अधिकारों के प्रति एक जागरूक बनाए जाना, ये महिलाओं के शिक्षा के प्रति जो समाज में दृष्टिकोण हमेशा ही उपेक्षित की तरह रहा है। क्योंकि महिलाओं को हमेशा देखते हैं कि घरेलू कार्य करने वाली जितनी भी रूप में प्रस्तुत किया जाता भी रहा है सदियों से। और लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि 1813 ईस्वी तक किसी सरकार पर भारतीय जनता को शिक्षित करने का कोई दायित्व भी नहीं था। लेकिन हम यहाँ ये भी देखते हैं इस बात को कि सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में एक मदरसा भी स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि फारसी और अरबी भाषाओं का अध्ययन की व्यवस्था करना। इसके बाद हम देखते हैं कि बनारस में भी एक विद्यालय की भी स्थापना की गई, जिसका भी मूल उद्देश्य था कि सरकारी कर्मचारियों को भारतीय भाषा और जो रीति रिवाज, जो सभ्यता संस्कृति है, उसका अध्ययन कराना था। और यहाँ हम ये देखते हैं कि इस प्रकार इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शिक्षा के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि कंपनी के जितने भी संचालक लोग थे ने जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज के बंद करने का भी आदेश दिया था, क्योंकि तत्कालीन धर्म प्रचारक जो थे उन्हें शिक्षित करने के विरुद्ध थे। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि इस तरह से उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि उन्हें अंग्रेजी भाषा का वादा कराकर उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित करना ही इनका उद्देश्य था। लेकिन हम 1813 के बाद हम देखते हैं कि शिक्षा के विकास में एक दिशा में एक महत्वपूर्ण ठोस कदम भी उठाए गए। और हुआ था इस तरह से क्योंकि इस तरह से 1835 में अगर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो सिफारिश था, उस सिफारिशों पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में और अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रयास किया था। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें भारत के बहुत सारे अनेक नेताओं ने भी थे। उन नेताओं ने में से राजा राममोहन राय बहुत ही सुप्रसिद्ध के रूप में उभरे हुए थे, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा के और इन शिक्षा पद्धति के बहुत बड़ा समर्थक भी था और समर्थन भी किया था। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों का उद्देश्य था कि उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराना था। ज्ञान कराने का मकसद यही था कि ज्ञान कराना था, तथा उन्हें ये भी था कि लगान एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी जो थी वो नौकरी प्रदान करना था। यानी इन लोगों को सार्वजनिक जितने भी सरकारी विभाग था, वो विभाग में नौकरी करना इनका उद्देश्य था कि नौकरी कराना इन लोगों से है। तो महिला शिक्षा की ओर हम देखते हैं कि इस समय अंग्रेजी सरकार भी कोई ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक देखते हैं कि इस तरह से 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने भी स्थानीय भाषाओं में एक प्राथमिक शिक्षा के महत्व को बल देते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं का भी गठन किया गया। और स्वयंसेवी संस्थाओं को जैसे स्कूलों कॉलेजों की स्थापना के लिए काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया। और इस तरह देखते हैं कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही उसी का अनुसार यानी बड़े बड़े शहरों में जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में कुछ विश्वविद्यालय खोले गए। और हम ये देखते हैं कि इस सब महिलाओं की जो शिक्षा थी, वो महिलाओं की शिक्षा था वो प्रोत्साहन भी इसमें प्रदान किया गया था। और साथ साथ हम देखते हैं कि इस समय जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था के अंतर हम देखते हैं
कि महिला शिक्षा का जो प्रोत्साहन तो दिया था, लेकिन जो महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन तो साथ में दिया गया था, लेकिन इस समय कुछ जो है प्रशिक्षण विद्यालय भी जो है खोले गए ताकि लोगों को जो है तकनीकी शिक्षा भी प्रदान किया जा सके। साथ साथ जो है इसी समय जो है हमारा रुड़की इंजीनियरिंग जो संस्था थी, उस संस्था की जो है स्थापना की गई और कई स्थानों पर कृषि संस्थानों का भी जो है स्थापना की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये महिलाओं की जो शिक्षा का में जो विकास के बारे में, क्योंकि 1882 में जो एक हंटर कमीशन आया था, वो हंटर कमीशन के अध्यक्षता में एक प्राइमरी शिक्षा का जो विकास के लिए एक प्राथमिकता देने की बात कही थी, यानी प्राथमिकता देने की जो सिफारिश की गई थी, और यह जो था व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा जो है एक संचालित किया गया, जो स्कूलों को जो है एक सरकारी सहायता प्रदान की जाने लगी। तो इस तरह से जो है व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा जो है संचालित स्कूलों को जो है दे दिया गया, यानी सरकारी सहायता द्वारा की जाने लगी। तो इस कमीशन में हम अगर देखते हैं, इस कमीशन के अंतर्गत जो है बहुत सारी बातें थी, क्योंकि महिला शिक्षा के विकास पर भी ध्यान देने की जो है यानी आकर्षित किया गया। और हम ये भी देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय जो है अधिनियम जो है पारित किया था, और उसी के माध्यम से जो भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों की जो है पर सरकारी नियंत्रण करने का जो है प्रयास किया था। और वहाँ शिक्षा का जो है देखते हैं कि पूर्ण एक केंद्रीकरण करके सरकारी नियंत्रण में रखने का भी जो है इच्छुक था। हम ये देखते हैं कि उसने शिक्षा संस्थानों को जो दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी, उस सहायता को जो है बढ़ाया जा सके, इसीलिए जो है इसलिए बढ़ा सके ताकि जो है गरीब छात्राओं को जो है यानी कुछ हितों की जो है उनकी रक्षा हो सके, कुछ हितों की जो पूर्ति की जा सके। तो इसी प्रकार जो एक सेंडलर कमीशन के माध्यम से भी जो है शिक्षा के विस्तार किया गया, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसमें सिफारिश भी की गई थी कि इंटरमीडिएट की तक जो पढ़ाई है, उस शिक्षा को जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। ये बात जो है हमारा सेंडलर कमीशन 1917 में की गई थी, क्योंकि महिलाओं की जो शिक्षा और विज्ञान और तकनीकी जो शिक्षा के बारे में जो कहते हैं कि उस पर विशेष बल दिया जाए। लेकिन 1909 में फिर जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है शिक्षा का जो दायित्व जो था, यानी उसका उत्तरदायित्व जो था, वो प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि 1925 में जो था वो फिलिप हेरर की अध्यक्षता में जो है एक सिफारिश मतलब कि उसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति का उद्देश्य यही था कि शिक्षा जो व्यवस्था अगर किया जाए तो गुणात्मक सुधार करना था इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि उसमें उन गुणों में जो सुधार करने की बात थी। तो इस समिति ने यानी जो है जो फिलिप हेरर की जो अध्यक्षता में जो समिति जो बनी थी, इसमें गुणात्मक सुधार करने का विचार रखा गया, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी बनाई कि प्राइमरी को और भी अधिक विस्तृत किया जाए। यहाँ तक हम देखते हैं कि इसलिए किया जाए, बढ़ाया जा सके, विस्तार किया जाए, क्योंकि ताकि लड़कों और लड़कियों को जो इसमें बहुत सारे लाभान्वित हो सके। बाद में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो बोर्ड थे, उस बोर्ड ने यानी सार्जेंट योजना के माध्यम से जो है शिक्षा को जो है एक जूनियर और सीनियर 2 वर्गों में जो है बांट कर उसके विकास के मार्ग जो उसके रास्ता था यानी मार्ग था उसका प्रशस्त किया, आगे बढ़ाया। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि 6 से लेकर 11 वर्ष के जो लड़का और लड़कियों को जो है अनिवार्य रूप से जो शिक्षा प्रदान किया जाए, और इस बात को सिफारिश भी की गई ताकि शिक्षा का दायरा जो है उसका बढ़ सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम देखते हैं कि शिक्षा का जो विकास जो है एक निरंतर जो है प्रयास किए जाता भी रहा, ताकि देश में जितने भी लड़का एवं लड़कियों को जो है शिक्षित बनाकर उसे श्रेष्ठ नागरिक का रूप दिया जा सके या नागरिक रूप प्रदान किया जा सके। इसीलिए जो है भारत सरकार शिक्षा के विकास को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है एक राधा कृष्णन आयोग का जो है गठन किया गया था, और राधा कृष्ण आयोग गठन करने के बाद जो है शिक्षा को एक व्यवस्थित रूप से जो है एक रूप प्रदान करने के लिए जो है प्रयास किया गया। तो इसमें राधा कृष्ण जो आयोग बना था,
उसके अंतर्गत देखते हैं कि शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला था सामान्य शिक्षा, दूसरा सरकारी शिक्षा और तीसरा व्यावसायिक शिक्षा। तो इस शिक्षा के में हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो है इस आयोग ने, राधा कृष्ण आयोग ने जो है कृषि, वाणिज्य और अभियांत्रिकी या विधि, आयुर्वेद की शिक्षा जितनी भी होता है इन पर जो है काफ़ी बल दिया गया, ताकि जो है देश की महिलाएं जो है शिक्षित होकर देश की जो है उन्नति या विकास की ओर आगे बढ़े। और इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग भी आया था, जिसमें हम देखते हैं कि सरकार की जो शिक्षा के सभी पक्षों को जो है और उसके जितने भी कार्यक्रम थे उनके और कार्यक्रमों के जितने विषय थे उसके राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण जो सिद्धांत थी एवं जो नीतियाँ थी, ये सब सारी बात देखते हैं कि रूपरेखा बनाने का दायित्व जो है सौंपा गया। हम ये भी देखते हैं कि जो कोठारी आयोग में बहुत सारा जो है कोठारी आयोग को जो इतने सारे दायित्व जो सौंपा गया, इसीलिए यानी ताकि जो शिक्षा का जो उत्तरोत्तर यानी उसका हमेशा जो है उसका विकास होते रहे और विकास की ओर उन्मुख हो, और छात्र छात्राएं जो थी वह स्वावलंबी बनने में एकदम साबित हो और स्वावलंबी बनने में जो है एक आत्मनिर्भर के रूप में हो सके। इसीलिए देखते हैं कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर हम देखते हैं कि 1968 में भारत सरकार ने जो है एक शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया था, और वह है बहुत सारी बातें जो कही गई थी इसमें 1968 में जो कोठारी आयोग की सिफारिश पर जो बात की गई थी। पहला था 14 वर्ष की तक की आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और दूसरा था कि अध्यापकों के लिए पद एवं वेतन में जो है वृद्धि किया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं का जो है विकास किया जाए, शिक्षा अनुसंधान की शिक्षा में समान करना, यानी कृषि उद्योग में भी देखते हैं कृषि उद्योग में भी जो इसके लिए शिक्षा का जो है विकास किया जाए। साथ साथ जितने भी पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तक था उसको जो है सस्ता बनाना, ताकि जो है लोगों तक जो है आसानी से जो है उपलब्ध हो सके या पहुंच सके, लोग खरीद सके और पढ़ सके। और ये भी था लास्ट था कि राष्ट्रीय आय का जो है 6% भाग जो था वो शिक्षा पर खर्च करना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1986 में जो है एक नया जो है नवीन शिक्षा नीति का गठन किया गया, उस पर पारित किया गया, और इस 1986 में जो नवीन शिक्षा जो नीति लागू हुई थी इसका उद्देश्य यही था कि गतिहीन समाज को जो है ऐसे गतिशील समाज में जो परिवर्तन करना। भारत सरकार वर्तमान में देखते हैं कि समय में शिक्षा के विकास की ओर जो है उन्मुख है। बहुत सारे अनेक जो कार्य था एवं शिक्षा था, तो सारी जितनी भी सारी योजनाएं थी वो योजनाओं के द्वारा जो है शिक्षा को जो है व्यापक विशाल के रूप में जो है बनाने में लोग लगे रहे। और प्राइमरी शिक्षा के लिए देखते हैं कि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में जो है अधिक वृद्धि करके यानी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किया जाए, ताकि इसका परिणाम स्वरूप न केवल जो गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत, बल्कि देश में जितने भी साक्षरता की जो दर है उसको बढ़ाकर वह भारत का नाम एक साक्षर देशों की सूची में हो। तो इस तरह से जो है ये 1986 जो नवीन शिक्षा जो नीति लागू किया था, तो यह इसका एक ही बात था कि देश में जो है साक्षरता की दर को जो है बढ़ाकर भारत सरकार का नाम यानी भारत का जो नाम है एक साक्षर देश की सूची में शामिल हो। इसीलिए जो है इन तथ्यों पर जो है काफ़ी जो है प्रयास किया गया। और इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि जो है नेपोलियन ने कहा था एक बार, मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। कहने का तात्पर्य इस तरह से स्पष्ट है कि माताओं की प्रतिभा जो होती है और जो शिक्षा होती है, जो योग्यता होती है, इन माताओं को या महिलाओं में कि उनके बल पर ही जो है एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि महिला अगर शिक्षित हो तो घर परिवार भी जो है शिक्षित पूरी हो जाएंगे।
क्योंकि सर्वांगीण विकास एक महिला से होती है, क्योंकि महिला अगर योग्य हो और सर्वांगीण उनमें जो है कुछ विकास की ओर उन्मुख है, या महिला शिक्षित और प्रशिक्षित के रूप में जो है पूरी तरह से प्रगाढ़ता हो, तो एक ऐसे परिवार की केंद्र बिंदु के रूप में होती है जो पूरे परिवार को जो है संभाल सकती है, परिवार को पूरी तरह से शिक्षित कर सकती है और जो है कार्य अपने घर का कार्य पूरी तरह संचालित कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में देखते हैं वर्तमान भारत में कि महिलाएं जो है शिक्षित होकर विभिन्न दायित्वों को जो है सफलतापूर्वक यानी निर्वाह भी कर रही है। आज हम देखते हैं कि राजनीति में महिलाओं की जो है गहरी जो है उसमें जो है जड़ जमा चुकी है, समाज में उनका सम्मान है और आर्थिक दृष्टि से जो है बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं, समृद्ध हैं एवं सक्षम हैं। और जितने भी पढ़े लिखे जितने भी लड़कियां हैं, युवतियां हैं, आज के प्रशासन में देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र में जो है आज भारत के जितने भी सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट हो, कंपनियां हो, जो भी हो, उसमें जो प्रत्येक क्षेत्र में जो है आज महिलाएं जो है इन पदों पर जो है कार्यरत हैं। और चिकित्सा सेवाएं के क्षेत्र में महिलाओं को जो है कहा जाता है अपंग के रूप में है, क्योंकि महिला कुशल एक नर्स का दायित्व निर्वाह भी कर रही है। इस तरह से आधुनिक समय में हम देखते हैं कि महिला शिक्षा का अत्यधिक विस्तार करने एवं उत्थान से हो, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं क्या है कार्यरत हैं इन सभी पदों पर, और प्रत्येक कार्य में जो अपने दायित्वों का जो है भली बहुत ही एक अच्छी तरह से भूमिका निभा रही है। भली प्रकार हम देखते हैं कि निर्वाह करके अपनी योग्यता को भी जो प्रभावित कर चुकी है। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो डॉक्टर हैं, प्रशासकीय में है यानी प्रशासन में है, वकील में है, प्रोफेसर में है, ऐसे बहुत सारे अन्य तमाम क्षेत्रों में देखते हैं कि जो है महत्वपूर्ण पदों पर जो है वे कार्यरत हैं और वे प्रत्येक दायित्व को जो है सफलतापूर्वक जो है निभाने में अहम भूमिका है रही है। और स्वयं भी देखते हैं महिलाएं पुरुषों के समक्ष से जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जो है स्थापित कर रही है, जिसका मूल कारण यही है कि शिक्षा ग्रहण करना, क्योंकि ग्रहण करने में जो है उन्हें अपना सर्वस्व यानी सारा जीवन अपना सारा समय निकाल करके यानी समय जो है अपना समय जो लगाया है, जिसके फलस्वरूप देखते हैं कि वर्तमान समय में देखते हैं कि सम्मानीय स्थिति तक जो है महिलाएं पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो है ये अपने दायित्व को सफलतापूर्वक संपन्न तो किया है, लेकिन इसका मूल कारण था कि ग्रहण करने में उन्हें कोई अपना जो है बहुत सारा समय लगाया, जिसके फलस्वरूप यही कि वर्तमान में जो है बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही आदर सम्मान महिलाओं को जो है मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल से भी देखते हैं और वर्तमान काल तक जो है बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं थी और बहुत सारे से व्यवस्थाकार के रूप में महिलाएं को भी जो है एक शिक्षित करने में जो है लोग रुचि भी रखते थे। इसीलिए जो है हमारा नेपोलियन ने कहा था कि मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा। और ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे छिपा था यही बात कि माँ होती है या महिलाएं जो होती है एक प्रतिभा के रूप में होती है, एक शिक्षा के रूप में होती है, एक योग्यता के बल पर होती है और उसी के बल पर जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये बात और है कि इसमें महिला शिक्षा का विकास ही आवश्यक रूप से नहीं है बल्कि अनिवार्य रूप से है, क्योंकि प्राचीन काल से हम देखते हैं कि महिलाओं का जो है शिक्षा का स्तर जो है निश्चित रूप से जो है एक पर्याप्त रूप से जो है ऊंच रहा है। और हम ये देखते हैं कि शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा था, लेकिन आधुनिक युग में हम बहुत सारे ऐसी बातें को देखते हैं कि महिलाओं को जो है एक बहुत बड़ा एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, क्योंकि उन्हें जो है पुरुषों के समक्ष जो है मानकर यानी स्त्री यानी महिला शिक्षा को प्रत्येक हर संभव हो उसे सुविधाएं और प्रोत्साहन भी जो है दिया गया और दिया भी जा रहा है। यही कारण है कि भारत में जो है
महिलाएं जो होती है वो शिक्षित होकर विभिन्न दायित्वों को जो है एक सफलतापूर्वक जो है अपना जीवन निर्वाह जो है कर रही है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो है भारत में जो है महिलाओं का जो आधुनिक भारत में जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वह व्यवस्था बहुत ही अभी तक जो है अच्छी रही है, क्योंकि आज इस आधुनिक युग में प्राचीन काल में जितने भी सामाजिक संस्थाएं थी या जितने भी शिक्षित हैं उनका प्रमुख उद्देश्य था कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ जो है समानता हो तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बनाया जाए। तो महिला के शिक्षा के प्रति जो समाज में जो दृष्टिकोण है वह हमेशा जो है उपेक्षित की तरह रहा है, लेकिन महिलाओं को हमेशा घरेलू कार्यों में भी के रूप में प्रस्तुत भी किया जाता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में कि अंग्रेज सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास पे कोई नहीं ध्यान दिया था, लेकिन बाद में जो है इसके बाद महिला के शिक्षा के विकास पर धीरे धीरे जो है ध्यान देने लगी। इसीलिए जो है बहुत सारे ऐसे हमारे अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने जो बहुत सारे अपने अपने समितियां गठित की और समितियां गठित करके जो है धीरे धीरे यानी शिक्षा के विकास में जो है एक आगे बढ़ना भी प्रारंभ हुआ था।